Hello and welcome to Career Plus. So my dear friends, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ में आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें, आपको बता दें कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा थंबनेल पर भी आपको हमारे नंबर्स मिलेंगे। So let's start today's video with question number 1. So which one of the following Vedas contain sacrificial formulae? तो कौन से फॉलोइंग वेद में हमें सेक्रीफाइसेस के बारे में नॉलेज मिलेगा, यानी हम उस वेद के बारे में बात करेंगे जो कि रिचुअलिस्टिक है, तो वो यजुर्वेद है जहाँ पर हमें सेक्रीफाइसेस के बारे में नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद इज रिलेटेड टू। मनुस्मृति जो कि धर्मशास्त्र है, एक एंशंट हिंदू लॉ है। ठीक है, तो वो किस चीज़ के साथ में डील करता है? दैट मीन्स कि लॉ के साथ में डील करता है, धर्मशास्त्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। Let's move on to question number 3. Name the temple in Cambodia where scenes from Ramayana and Mahabharata are depicted. तो ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर रामायण और महाभारत से संबंधित जो भी सीन्स हैं उनको दर्शाया गया है? तो ये सी पार्ट है, अंकोर वट टेम्पल कंबोडिया में, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि रामायण और महाभारत से संबंधित सीन्स को दर्शाया गया है। एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है ये टेम्पल अंकोर वट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म उपनिषद लिटरली मीन्स। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है उपनिषद का? इसका लिटरल मीनिंग है सिटिंग नियर। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में सिटिंग नियर इसका मीनिंग है कि एक तरफ टीचर होगा, दूसरी तरफ स्टूडेंट अपने टीचर के पास में नॉलेज के लिए उसके पास में जाकर के बैठेगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उपनिषद का मीनिंग जो है दैट मीन्स स्टूडेंट सिटिंग नियर टू हिज गुरु और टीचर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट। तो कहाँ पर सबसे पहले आर्यंस जो हैं वो सेटल हुए थे? तो इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्यंस जब आए तो कहा जाता है कि सप्त सिंधु यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जहाँ पर लैंड ऑफ 7 रिवर्स है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो वाले रीजन में आर्यंस जो है सबसे पहले आकर के सेटल हुए थे। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉज द नेशनल लीडर who wrote हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ अंडमान सेल्यूलर जेल? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि वीर दामोदर सावरकर जो हैं, जब उन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा जेल में डाला गया था अंडमान की सेल्यूलर जेल में, तो उन्होंने यहाँ पर सेल्यूलर जेल की वॉल्स पर इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने कि 1857 के ऊपर भी किताब लिखी है, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो इसको इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है वीर दामोदर सावरकर ने। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। अब देखिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो जिसमें क्या कहा गया कि कोई भी रूलर, कोई भी राजा प्रिंसली स्टेट का अगर उसकी डेथ हो जाती है और उस समय उसका कोई भी अपना उत्तराधिकारी, अपना बच्चा नहीं है जो उसकी मौत के बाद में उसकी गद्दी पर बैठेगा, तो ऐसे में वो प्रिंसली स्टेट जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली जाएगी, ब्रिटिश एम्पायर में ऑटोमेटिकली लीगली एनेक्स हो जाएगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ सतारा इन महाराष्ट्र। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट इज द राइट आंसर।
लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट the Indian universities were first founded in the time of. तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सबसे पहले किस गवर्नर जनरल के समय में फाउंड की गई थी? तो इस समय आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से लेकर के 1862 तक इंडिया में रहे. फर्स्टली एज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1856 to 1858 and after Government of India Act of 1858 he served as वाइसरॉय along with गवर्नर जनरल. यानी गवर्नर जनरल था ही, साथ साथ में उसकी प्रेस्टीज को बढ़ाया गया. ही वॉज मेड वाइसरॉय. वाइस मीन्स सेकेंडरी एंड रॉय मीन्स रूलर, विच मीन्स ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. ठीक है, तो बने वाइसरॉय एंड द फर्स्ट वाइसरॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग. और इन्हीं के टाइम पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है सबसे पहले फाउंड की. One of the following was not involved in the Chittagong Armory raid which was conducted in the year 1934. Who was he? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो डेट है चिटागोंग आर्मरी रेड की, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हुई है, ये 1930 में ही हुई थी. ठीक है, और इस आर्मरी रेड में कौन नहीं था? तो हमें देखने को मिलेगा सबसे पहला ऑप्शन जो है कल्पना दत्त. ठीक है, सूर्य सेन, देन प्रीतिलता वाडेकर. ये तीनों जो थे बंगाल के रेवोल्यूशनरीज थे और सूर्य सेन की अध्यक्षता में ही इन्होंने क्या किया था? बंगाल आर्मरी रेड कंडक्ट की थी. ठीक है, इसके बाद में सूर्य सेन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया था, उनको प्रिजन में डाल दिया एंड इन 1934 ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सूर्य सेन वॉज पॉपुलरली नोन एज मास्टर दा. लेकिन इनमें से कौन सा इंसान जो है इस चिटागोंग आर्मरी रेड में नहीं था? ही वॉज दिनेश गुप्ता. दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following events made the English company the legitimate masters of Bengal सूबा? तो बंगाल के प्रोविंस में एक लेजिटिमेट मास्टर्स बनना इंग्लिश कंपनी का कौन सी इवेंट के बाद में देखने को मिलेगा? क्या ये प्लासी की लड़ाई थी? ठीक है, फर्रुख सियार का फरमान था जो कि 1717 में, या इब्राहिम खान फरमान 1690 में? तो हमें देखने को मिलेगा इट वॉज बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में एक तरफ इंग्लिश कंपनी जो है, इंग्लिश कंपनी वॉज लेड बाय हेक्टर मनरो, और यहाँ पर हेक्टर मनरो की लड़ाई होती है किसके साथ में? बंगाल के जो नवाब इस समय के फ्यूजिटिव नवाब, भगोड़े नवाब थे मीर कासिम, और उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया हुआ था मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ में, और इसके अलावा अवध के नवाब जो थे शुजा उद्दौला उसके साथ में. ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि हेक्टर मनरो जो कि इंग्लिश कंपनी को लीड कर रहे थे, इन्होंने ये ग्रैंड अलायंस को डिफीट कर दिया. ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन हुई थी शाह आलम सेकंड के साथ में, जिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बंगाल का जो दीवानी है, दैट मीन्स राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, दैट वॉज साइंड बाय शाह आलम सेकंड टू इंग्लिश कंपनी, और इंग्लिश कंपनी लेजिटिमेट मास्टर बन गई बंगाल सूबा की. तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम? तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कौन से एलिमेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? तो यहाँ पर हमें देखना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या फ्री एंड अनबायस्ड इलेक्शंस होते हैं? यस, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक खासियत है. अपॉर्चुनिटी जो सबको मिलेगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमें देखने को मिलेगी. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. तो ये सब की सब चीज़ें जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें देखने को मिलेंगी. दैट मीन्स कि ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. तो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर. दैट मीन्स कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें देखने को मिलेगा लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री एंड अनबायस्ड होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12.
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंजॉयज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन सी कंट्री है जहां पर हमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी? तो चाइना में नहीं है, ठीक है, सिर्फ यूएसए इसमें से हमें देखने को मिलेगा जहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूएसए। तो यूएसए इंजॉयज ए ट्रूली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पावर्स हैं वो कंप्लीटली डिवाइडेड हैं सेंटर और यूनिट्स के बीच में। दैट मीन्स कि एक दूसरे के स्फीयर में ये इंडिपेंडेंट है, इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। द फेडरल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फेडरल सिस्टम जो है यूएसए में है, ठीक है, जिस क्वेश्चन को हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है गवर्नमेंट का ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है? तो हमें देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये ऑपरेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर, वेयर पावर्स और सेपरेटेड बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि जो राइट आंसर है डी पार्ट है। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पर काम करती है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। इन ए फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट इंजॉयज। फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट के पास में क्या होता है? ओरिजिनल पावर्स होती हैं, पावर्स डेलीगेटेड बाय द सेंटर, या पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर गिवन बाय द पीपल। तो यहाँ पर हमें देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पर जो है पावर्स सेंटर और स्टेट के बीच में कंप्लीटली डिवाइडेड होती हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में ये पावर्स। दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। Let's move on to question number 15. The most important feature of cabinet system of government is। तो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? तो हमें देखने को मिलेगा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैबिनेट सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी envisages a cabinet form of government where president is the nominal head of executive। और इस सेटअप में हमें देखने को मिलेगा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मिनिस्टर्स की। मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं टुवर्ड्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और हमें देखने को मिलेगा कि जो मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोअर हाउस विच इज लोकसभा इन पार्टिकुलर। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट क्या होता है? तो हमें देखने को क्या मिलेगा? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है वो हमें देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। और हमें देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है और इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर से, ये चीज़ हमें याद रखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ये पार्ट इज द राइट आंसर। ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई। तो इंडिया में सबसे पहले कौन से कानून ने प्रपोज किया कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर होगा? इट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सी पार्ट इज द राइट आंसर, जहां पर बताया गया था कि पावर्स जो होंगी वो सेंटर स्टेट और सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया गया था, जहां पर 3 लिस्ट बनाए गए थे। एक फेडरल लिस्ट बनाया गया था, ठीक है, जिसमें 59 आइटम्स रखे गए थे। देन आफ्टर दैट
प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई थी जिसमें 54 आइटम्स रखे गए थे। तो फेडरल लिस्ट पे जो भी आइटम्स रखी गई थी उनमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। प्रोविंशियल लिस्ट जो बनाई गई उसमें 54 आइटम्स रखे गए थे जिनमें सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट भी बनाई गई थी जहां पर सेंटर और प्रोविंसेस दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के केस में सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। इसके अलावा रेजिड्यूरी पावर्स वर rested with Viceroy. This was the federal structure according to the Government of India Act of 1935. So let's move on to question number 18. Which of the following is not considered a democracy? तो हमें देखने को मिलेगा कि चाइना जो है ये कम्युनिस्ट कंट्री है, यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलेगी। यूएसए, नॉर्वे और इंडिया में डेमोक्रेसी है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है वेयर पावर इज सेंट्रलाइज्ड टू वन रूलिंग पार्टी। सो क्वेश्चन नंबर 18 का डी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. ए बिग डिफरेंस इज देयर बिटवीन प्रिंसिपल एंड बिहेवियर। तो इस द की जगह हमें देयर लिखना था, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है ये। तो यहाँ पर देखिए कि ए बिग डिफरेंस इज देयर बिटवीन प्रिंसिपल एंड बिहेवियर। तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? देयर इज ऑलवेज ए बिग डिफरेंस इन बिटवीन प्रिंसिपल एंड बिहेवियर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो याद रखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलेगा ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज एम। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलेगा। तो जहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि इन प्रिंसिपल प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट बट इन रियलिटी प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो यहां पर हमें देखने को क्या मिलेगा? दैट सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा फीचर है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ पीपल। बिल्कुल, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है कि ये लोगों के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। इट इंश्योर्स द स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं लेजिस्लेटर्स के द्वारा उनको एकदम स्विफ्टली इंश्योर किया जाता है कि उनको एग्जीक्यूट किया जाए। ये भी हमें देखने को मिलेगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके अलावा फिक्स टर्म स्टेबलाइजेज द सिस्टम। तो फिक्स टर्म होती है जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो स्टेबलाइज्ड रहता है। तो ऑल ऑफ दीज यानी ऑल ऑफ द अबव जो है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 20 इज द राइट आंसर। सो आज की वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। तो मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हम मतलब एक सीरीज़ लेकर के आए हैं आपके लिए, स्पेशली कि जो भी JKSSB के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको टारगेट करेगा। इसके अलावा आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वेदर इट इज़ फॉर सेंटर और स्टेट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ऊपर से ऊपर लेवल यानी हाई से हाई लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हेल्प यू देयर ऑल्सो। तो हमारी वीडियोस जो हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा तो कहीं पर इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन समटाइम्स मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी हम देंगे क्योंकि आजकल JKSSB या SSC भी जो हैं वो भी इतने आसान सवाल नहीं पूछते। इसलिए हम आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको एग्ज़ाम में मुश्किल सवाल आ जाए तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और मोस्टली हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करें अपनी इस सीरीज़ में, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जिन क्वेश्चंस की है तो सबसे ज़्यादा उन क्वेश्चंस को हम इंक्लूड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये वीडियो देख करके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप कंप्लीट वीडियोस देखते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं चीज़ों को, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। सो
आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन जो हैं टोटल डिस्कस किए। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, और क्वेश्चंस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, इसमें नो डाउट कोई मतलब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।